Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel and clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram और उसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is विजया और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. So we are continuing with the mystery videos of Dhruv और हम आज कर रहे हैं इस ताजमहल a temple. I have heard this statement for the very first time in my entire 29 years of life. The mystery explained by Dhruv himself. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा. Also I have put the one जो cold drink वाला है in my save to watch later. There's another one for Hiroshima and Nagasaki जो हमें definitely करना है for now. लेकिन जो वार्निंग आई है हमें लास्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उसकी वजह से I'm really scared about it, but I really want to know a little bit more on that. Oppenheimer कर सकते हैं, but like again the same thing. But these are the two things which I am curious and I really want to do. उसके अलावा आपके पास कोई अगर है इनके वीडियो जो हमने करने चाहिए हमें, so let me know. But for now, let's go and see this mystery वाला video play. नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल डीजल, दूसरे दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महाल्य। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमारदी देव के द्वारा 13th सेंचुरी में। उसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मानसिंह को और शाहजहां ने एक्चुअली में ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। ऐसी ही एक और पॉपुलर थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि एक्चुअली में शाहजहां ने 20,000 लेबरर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, ताकि वो जो वर्कर्स हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया वो कोई भी ऐसा इतना सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना पाए। अब एक थ्योरी के अनुसार तेजो महाल्य बना था 13th सेंचुरी में, दूसरी के अनुसार शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17th सेंचुरी में, 450 साल बाद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों चीजें सच हो। इसलिए आज के वीडियो में आइए सच जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है इतिहास ताजमहल का? इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल के उन बंद 22 दरवाजों के पीछे? दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास कथनों पर प्यार की निशानी should not be said, please. कहाँ का इतिहास? कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petition. No, I'm serious. मैंने कभी नहीं सुना आज दोस्तों, तक. I don't know why, how. एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं पहले। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था इनका, ये बाद में ही दिया गया इन्हें। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। अच्छा। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में इनकी शादी के बाद ही दिया गया था इन्हें। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। तो खुर्राम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी, जैसे कि कंदाहरी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये जो मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ, वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी गई थी। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था उनकी और बीवियों के कंपैरिजन में। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था, खास महल, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो शाहजहां जहां भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए या कभी लड़ाई के लिए, मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ जहां शाहजहां का एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ उनकी बाकी सारी बीवियों के साथ,
मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए। ये चीज आम बात होती थी उन जमानों में, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही थी। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि एक्चुअली में कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअली में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपनी ग्रीफ से। कई दिनों तक, हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे मोर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आए उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है जब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की, सोल की। शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी करी गई है वो करी गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, दुनिया के कोनों कोनों से आए। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में। अप्रोक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों तक। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमिटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है यहाँ पर। इस पिटीशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल करके पीआईएल सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई, क्या यहां पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। असल में बात क्या है दोस्तों, एएसआई के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया। एएसआई के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, तो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे। अब पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी, एएसआई ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फायदा पहुंच रहा हो ऐसी चीजों पर चर्चा करके। तो हुआ क्या, 3 से 4 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सबको। ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज़लेटर का हिस्सा थी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है,
कि एएसआई का स्टाफ कितनी मेहनत से काम करने लग रहा है हमारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने में। यहाँ पर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं इनके रिस्टोरेशन वर्क से पहले और बाद में। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है कि हमारे हिस्टोरिकल जेम्स इस तरीके से प्रिजर्व रह पाते हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा क्लेम किया गया हो, इससे पहले भी ऐसी कई सिमिलर पिटीशंस फाइल करी जा चुकी है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स के द्वारा, जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली में राजा परमादी देव ने तेजो महालय मंदिर बनाया था साल 1212 में। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया था राजा मानसिंह के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा और तब शाहजहां ने 1632 में इसे एनेक्स कर लिया था। और मुमताज महल की डेथ के बाद, शाहजहां की वाइफ की डेथ के बाद, इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज के लिए। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और एएसआई को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपने रिप्लाई सबमिट करें। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया, सरकार को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एक हिंदू टेंपल था। एएसआई का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेंपल। वैसे ये चीज काफी डिफरेंट है ज्ञानवापी मस्जिद वाली कंट्रोवर्सी से, क्योंकि वहां एक्चुअली में प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि वहां पर एक मंदिर था। लेकिन उस कंट्रोवर्सी कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में ताजमहल पर फोकस रखते हैं। और इन्होंने राजा जयसिंह वाली कहानी को भी क्लैरिफाई करके ये कहा कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी, बल्कि उनसे ली गई थी एक्सचेंज में। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2017 में हिस्टोरियन राना सफ़ी ने एक ब्लॉग लिखा प्लेटफॉर्म पर, ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअली में काफी शौक था हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखने का। कई मुगल महाराजा तो खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी। इसके अलावा वो ऑफिशियल हिस्ट्री को कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा भी लिखवाते थे। फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम में अबुल फाजिल ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा था। इसके अलावा तीसरा और हिस्ट्री के अकाउंट्स होते थे जो और लोगों ने लिखे होते थे जो उस समय में रह रहे होते थे। इन्हें कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स कहा जा सकता है। इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट को W.A. बेगली और Z.A. देसाई ने अपनी किताब ताजमहल एन इल्यूमिनेटेड टूम में कंपाइल किया था। उस जमाने के इन अलग अलग सोर्सेस को अगर कंपाइल करके साथ में देखा जाए तो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। ताजमहल एक्चुअली में कैसे बना था, क्या होता था उस जमाने में, इन सब को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है। राजा जय सिंह के एक्चुअली में काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे शाहजहां से। हमें पता चलता है कि राजा जय सिंह एक्चुअली में उसी जगह पर रहते थे जहां पर ताजमहल बना था। उस जगह को एक हवेली, एक खाना, एक मंजिल करके रेफर किया जाता है अलग अलग सोर्सेस के द्वारा। अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेस के द्वारा, लेकिन इन सारे शब्दों का मतलब एक घर ही होता है। छोटा हो या बड़ा हो, घर था वहां पर राजा जयसिंह का। राजा जयसिंह एक्चुअली में अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी की टूम बनाने के लिए। हिस्टोरियन ईरा हमें बताती हैं कि इसके पीछे रीजन है कि जयपुर के जो रॉयल्स थे वो मुगलों के काफी करीब आ गए थे जब से अकबर ने शादी करी थी अंबेर की हरखा बाई के साथ। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हमें लगता है कि अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जैसा जोधा अकबर पिक्चर में दिखाया गया था। पिक्चर अच्छी थी लेकिन इस मामले में हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट थी। असल में जोधाबाई का मतलब होता है जोधपुर की लेडी, और एक्चुअली में जहांगीर थे जिन्होंने जोधपुर के रूलर राजा उदय सिंह की बेटी से शादी करी थी। उनकी बेटी का नाम था जगत गोसेन और ये शाहजहां की मम्मी थी। अब हुआ क्या था कि उस जमाने के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में उन्होंने गलती से मेंशन कर दिया था जोधाबाई को हरकाबाई की जगह पर, इसलिए तब से लोगों को लगने लगा कि एक्चुअली में जोधाबाई अकबर की बीवी थी, लेकिन अकबर की बीवी हरकाबाई थी और वो बुआ हुई राजा मानसिंह की, और राजा मानसिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे राजा जयसिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे राजा जयसिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को, शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जयसिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था
इसे ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर फरमान। 1633 को। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम। हिस्टोरियन राणा सब्वी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पे ट्रांसलेशन के। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जयसिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और उसे छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महल्ले हुआ करता था एक शिव मंदिर, इसका तो Rumors बिल्कुल ही इतनी कोई जल्दी- एविडेंस नहीं है कहीं से तो, लेकिन ये आया होगा ये जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल रहा है। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान का नाम, पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहा जाए तो पीएन ओक। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस तेजो महालय के क्लेम को उठाया। और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे क्योंकि अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथोडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टायरिंग होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर्स से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग, So much of research. अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज को साइट करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट है किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया अकाउंट। लेकिन पीएन ओक की मेथोडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथोडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली में मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पीएन ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडाइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोजेस महेश होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशिएंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। तो ताजमहल के टॉपिक पर वापस आए तो ये पहली बार पीएन ओक ही थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर ये कंस्पिरेसी थ्योरी। Why is he given importance? कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया ही नहीं मुगलों ने। पहले तो पीएन ओक का कहना था कि ताजमहल एक एंशिएंट हिंदुइज्म का एक वंडर है जो बहुत पुराने जमाने में बना है। लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि 4th सेंचुरी से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सरवाइव कर पाई हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग सरवाइव ही नहीं कर पाई, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ताजमहल एक्चुअली में 1600s में ही बना है। ये सुनकर ओक ने अपने क्लेम को रिवाइज कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमरी देव के द्वारा, उन राजा देव के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जब खुद के घर का इतिहास हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसे बदलने में। अच्छा, फिर साल 1989 में इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपने ही पैम्फलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक PIL फाइल करी साल 2000 में, ये कहते हुए कि अब हमें सच जानना पड़ेगा क्या है। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कोर्ट में वो बात भी साइट करी थी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को एक्वायर किया था। तो एक लाइन इन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री से निकाली और बाकी की हिस्ट्री इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दी। सच बताऊं तो पीएन ओक एक बहुत ही अच्छे सुपरहिट फिक्शन राइटर बन सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने आप को हमेशा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन करके पुकारते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस किया था ये कहते हुए कि वो मिसकंसीव्ड है, और मजाक भी उड़ाया था सुप्रीम कोर्ट ने उनका, कहते हुए कि कोई मधुमक्खी ने इन्हें काट लिया ऐसा लगता है। फिर आते हैं हम साल 2010 में। व्हाट्सएप की शुरुआत होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, और पीएन ओक की ये जो बनावटी कहानियां थी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी है। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड होकर लोगों तक पहुंचती हैं। लोग यकीन कर बैठते हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं और फिर से कोर्ट में हमारे फ्रेश पिटीशंस जाती हैं। हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने सारे फॉरवर्ड कर करके पीएन ओक ने साल 1155 की बात करी थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट पिटीशन थी कोर्ट में फाइल करी गई थी, उन्होंने कहा था कि इसे साल 1212 में बनाया गया। याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में
तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यही फर्जी थ्योरीज आज के दिन टीवी पर डिबेट्स का इतना बड़ा मुद्दा बन जाती है। और टीवी पर लोग डिबेट तो ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो, हमें सच अभी तक पता नहीं है क्या है, जबकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जा चुकी है। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल के बनने के बाद, ताकि वो ताजमहल जैसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना पाए। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को पिछले साल रिपीट किया था, ये कहते हुए, आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपके मन में भी सवाल It was already a made though, कैसे हो सकता no? था? ये ऐसा था ना? 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया, क्या एक ही दिन में सबके हाथ एक साथ काट दिए गए? अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपके हाथ कट रहे हैं, सबको लाइन में खड़ा किया गया? एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता 20,000 लोगों के हाथ काटना। तो भाई आ जाओ, थर्सडे है, थर्सडे के दिन इन मजदूरों के हाथ कटेंगे। वो वाला मजदूर, उसकी बारी सैटरडे को आएगी, उसके हाथ हम सैटरडे को काटेंगे। अगर ऐसे होता तो कोई मजदूर क्या अपना लाइन में खड़े होकर वेट करता कि मेरे हाथ कटने जा रहे हैं सैटरडे तक, मैं रुककर लाइन में खड़े होता हूं? जैसे ही हाथ कटने शुरू होते हैं यहाँ पर, वो तो भाग पड़ते। अब ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है कि ये चीज सच थी। अगर ये चीज सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें स्केलेटन्स मिलते हाथों के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक किताब में तो इसका मेंशन किया जाता, किसी ना किसी कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा तो इसका मेंशन किया जाता। कई ट्रैवलर्स आए थे वहां पर उस जमाने में घूमने, फॉरेन के, वो अपनी किताबें लिखते थे, किसी ना किसी एक किताब में तो कहीं ना कहीं तो कुछ मेंशन होता, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट एविडेंस जो है हमारे पास वो इसका बिल्कुल उल्टा है। शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज करके, जो कि आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। हजारों मेसन्स, आर्टिसंस और अलग अलग मजदूर वहां पर असेंबल हुए थे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से, साथ में मिलकर काम करने के लिए। उन मजदूरों के जो डिसेंडेंट्स हुए, आने वाली पीढ़ियां हुई, वो भी आज के दिन तक उसी जगह पर काम करती हैं और अपनी फोरफादर्स की प्रैक्टिस करती हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक पूरा का पूरा नया इंपीरियल शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, यानी दिल्ली। तो थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखो, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब अराउंड द सेम टाइम बने हैं। अगर उन मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें फिर से कैसे बना पाते? शाहजहां के पीरियड को एक्चुअली में माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर दिया। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है। शकील जैसे पोएट्स ने इसके बारे में लिखा है कहते हुए, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरी तरफ लेजेंडरी पोएट्स जैसे कि सहीर लुधियानवी ने लिखा है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बात इनमें से कोई भी सच हो, लेकिन आज के दिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ताजमहल एक आर्किटेक्चर मार्वल है, दुनिया का वन ऑफ द ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडिया आते हैं। खड़े रहने की जगह नहीं होती है। होने की कोई बात ही नहीं है, सही मायनों में ये एक इंडिया की शान है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, बाकी और हिस्ट्री वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इट इज आवर्स एट द एंड ऑफ द डे। सुने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों में ताजमहल के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हुए, तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, I have absolute no idea about every single conspiracy theory जो यहाँ पे बताई गई है. Maybe because I don't really see the debates and news. Maybe that's the reason. और WhatsApp पे जो भी forward होता है, मैं वैसे कोई भी group में active नहीं हूँ. I have all my family groups muted like I should. But yes, जो जानने वाली चीज़ होती है एक बार खोल कर देख लेती हूँ मैं. Sometimes there is something important there, right? और cousins का तो हमारा खुद का group होता ही है, so let me know if you guys relate. So I don't think we need to like see it every single time. But it's not just that, it's also in Seram University, right? अभी तो बहुत सारे लोग claim करते हैं कि वो doctors है. There are so many influencers out there who claim that they are something, they have a degree, or sometimes degree होने ना होने के बावजूद they sell a lot of things and gets viral, and then it's crazy. मैं सुबह ही देख रही थी, it's about fitness thing, but there are so many influencers out there who are selling their own fitness
मील प्लान्स और उनके वर्कआउट्स वो सब, but then they are not really credited, they are not qualified to do that. So a lot of people, when you ask me, I can only say कि मैंने क्या किया है, वो मेरे पे कैसा काम किया है. Obviously तुम्हारे लिए वो क्या काम करेगा नहीं करेगा वो तुम्हारे पे है. It's different for every single person. I can't be here saying that to you. So at least I've done human genetics, I can understand genetically certain things, I can understand science in a way, but I've seen so many people out there who have like done BSc from chemistry and are like now nutrition coaches, and genuinely they are. I'm not going to name drop, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए गुजरात में अहमदाबाद में ही है, and they are like 125 150K followers and they are literally out here कोरा पे आंसर दे रहे किसी को, और ऐसे वीडियोस बना रहे रील की तरह के ना, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास, and how can you say that this information that you have researched is actually true? Do you even know that there's a scientific side of Google where you can go and do and see research papers? और ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च पेपर सही हो, क्योंकि उसके सालों बाद एक नया रिसर्च पेपर आ सकता है जो वो क्लेम को बोल रहा है कि दिस इज नॉट राइट. बहुत सारे टाइम हुआ है. इफ यू आर साइंस स्टूडेंट राइट देयर विथ मी, I think you will know there have been many claims like that, and see most of them are theories अगर हमने नहीं देखा है खुद तो, right? So I have no idea of this person who is making such claims. It sounds really embarrassing and funny and delusional, to be honest. लेकिन उनको इतना महत्व कौन दे रहा है? दैट्स माई क्वेश्चन. सिंस आई डू नॉट नो हिज क्रेडिबिलिटी, सॉरी अगर वो बहुत क्रेडिबल है इंसान और मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आई अपोलोजाइज, मैं नहीं जानती हूँ उनको. बट वाई आर यू टेकिंग इट सीरियसली व्हेन सम पर्सन इज सेइंग ऐसा ऐसा है, उनके दिमाग से बनाया हुआ कुछ भी, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू नो कि तुम्हारे पास है बहुत सारे एविडेंस जो उसके ऑपोजिट प्रूव कर रहा है. बट दिस थिंग इज सो ट्रू कि एक बार कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, वो ज़्यादा जल्दी फैलती है और वो ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहती है, रादर देन व्हेन यू आर ट्राइंग टू change that wrong information. He's the only one who said that during, I think, one of the videos of his we did, and this is so true because there's other thing, I don't know if you know, there's something really going on with Justin Bieber and Hailey Bieber and Selena Gomez again, as usual चलता रहता है उनका drama. But then there's this misinformation about Hailey that was spread, and वो सब जगह है, and everyone's making videos on it, and people are trying to cut videos करते हैं just so that उनका narrative set हो कि यार देखो मैंने जो बोला था यही है, because they are cutting it out and presenting to you in a way that you believe in it, what they believe. That's what everyone does, if you think about it, right? But the reality is different, and they're not coming out and saying because probably they don't want to, or you never know what's right. हम उनकी life नहीं जी रहे, so why spread those kind of things? And then when the right thing will come along, this is so widespread and so inbuilt in everyone's head कि ये कोई believe नहीं करेगा रियल वाला, for sure. So it's very tricky. I have no idea as to this kind of conspiracy theories existed. I know about the cut wala, haath cut wala. Definitely, that's again, I don't know how true that is, but it's widespread. Everyone will talk about it. Everyone will know it. Then this. Right. I'm glad I saw this video. And let me know हम next वाला कौन सा करें. दूसरे videos भी आते रहेंगे. So hope you enjoyed. Bye. Love you.